in the balance as per passbook and cash book. We have already discussed these things. Now, one topic left in bank reconciliation statement, that is preparation of bank reconciliation statement when there is overdraft. Preparation of bank reconciliation statement when there is overdraft. First of all, what is overdraft? First of all, what is overdraft? As we have already discussed that overdraft facility is being provided by the bank to the current account holder. Overdraft facility is being provided by the bank to the current account holder, and the businessmen are having current account, and the businessmen are having current account. So when there will be situation of bank overdraft, or when there will be situation of overdraft, when the businessman or when the business withdraw more money than it has in its bank account, then there will be a situation of overdraft. Suppose in the bank account of XY Limited there is a balance of 20,000 rupees, and the bank has provided it a overdraft facility of 2 lakh. Then if that business, that company is or has issued a check of 50,000 rupees, then there will be no problem. 20,000 तो उनके खुद के अकाउंट में है और बैंक ने उनको 2 लाख ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है. तो अब आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि आपके अकाउंट में जो अमाउंट है आप उससे ज्यादा अमाउंट भी आप विड्रॉ कर सकते हैं. तो उनको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट जब भी होगा दैट मीन्स इट इज नेगेटिव बैलेंस. ओवरड्राफ्ट जब भी हम बोलेंगे तो वो आपका नेगेटिव है बैलेंस है, मीन्स आपके जो अकाउंट में है उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर लिए, देन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ ओवरड्राफ्ट. तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपका हम लोग प्रिपरेशन करना सीखेंगे व्हेन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ ओवरड्राफ्ट. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग ये डिस्कस करेंगे ओवरड्राफ्ट सिचुएशन हो तो. पहले ओवरड्राफ्ट का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा सभी को. ओवरड्राफ्ट मीन्स आपके अकाउंट में जितना अमाउंट है यू आर विड्रॉइंग मोर अमाउंट देन दैट. आपके अकाउंट में जितना अमाउंट है आप उससे ज्यादा यदि विड्रॉ कर रहे हैं देन देयर इज सिचुएशन ऑफ ओवरड्राफ्ट. तो ओवरड्राफ्ट मीन्स हमेशा वो नेगेटिव बैलेंस होगा आपका. वो माइनस, जब कल भी हम लोग कर रहे थे तो वो माइनस कॉलम में उनका हम लोग एंट्री करेंगे. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ रहेगा कि आप उसे ओवरड्राफ्ट मानेंगे, तब बोल रहा है कि when the cash book is showing debit balance. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेबिट बैलेंस एंड व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस. अब डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, उसका यदि कोई बोलेगा कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ऑल द एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस, कैश बुक इज हैविंग डेबिट बैलेंस, कैपिटल इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस. तो व्हाई वी आर सेइंग दिस डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. तो द डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज डेबिट बैलेंस मीन्स द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड. डेबिट बैलेंस मीन्स द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड. जब भी डेबिट साइड ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से कंपैरिजन करने में तो वो हो गया डेबिट बैलेंस. तो जो आपको बैलेंस बोले, यदि डेबिट बैलेंस बोले तो हो गया डेबिट बैलेंस मींस द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड. क्रेडिट बैलेंस मींस द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड. तो जो जैसा आपका जो बैलेंस बोलेगा तो उसको हम लोग को एक्सेस कर देना है. तो डेबिट बैलेंस मींस द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर द क्रेडिट साइड. क्रेडिट बैलेंस मींस द एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड. नाउ इन केस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, in case of bank reconciliation statement, in case of cash book, if cash book is showing credit balance, आपको देखना होगा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कब हम लोग मानेंगे, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए सिचुएशन ऑफ ओवरड्राफ्ट. तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स ओवरड्राफ्ट. डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मीन्स ओवरड्राफ्ट. ये आपको वहां पता होना चाहिए. यदि क्वेश्चन में दे दे सिर्फ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए ओवरड्राफ्ट बैलेंस एंड इट विल बी रिकॉर्डेड एट द माइनस साइड. एंड द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस एंड इट विल बी रिकॉर्डेड एट द माइनस साइड. क्योंकि कुछ है पूछना तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
Anybody having any problem? Debit balance, credit balance. What is debit balance and what is credit balance? We have already discussed. Debit balance means the excess of debit side over the credit side. Credit balance means the excess of credit side over the debit side. तो जिसका भी बैलेंस बोला जाए तो वो हमेशा उसको हम लोग ज्यादा कर देंगे. तो ओवरड्राफ्ट कब होगा? ओवरड्राफ्ट in case of cash book. So if cash book is showing credit balance, then there is situation of overdraft. If the passbook is showing debit balance, then there is a situation of overdraft. So you have to understand these things. The first of all, I have already discussed what is debit balance and what is credit balance. If the cash book is showing credit balance, then this is a situation of overdraft. If the passbook is showing debit balance, then this is a situation of overdraft. Okay. Now, किन्हीं कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या उससे रिलेटेड बैंक रिकॉन्सिलिएशन में और किन्हीं को कुछ भी प्रॉब्लम है तो. एनीबॉडी? Anybody having any problem in this? Anybody having any problem in understanding this? Anybody having any problem in this? Yeah? No, sir. Okay. No, sir. Okay, okay. Then I have your study material and I will discuss one of the problem related with overdraft. Then we will move to next topic, that is trial balance. First of all, I will try to solve one problem that is being related with overdraft, and it is in your study material. Study material unit 9 page number 48. Unit 9 page number 48. I will try to solve this, and the question is, कल भी हम लोग ये डिस्कस किए थे कि यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कैश बैलेंस एज बैलेंस एज पर कैश बुक, देन योर आंसर विल बी बैलेंस एज पर पासबुक. जो क्वेश्चन में दिया रहेगा जस्ट उसका रिवर्स उसका आंसर होगा. ठीक. नाउ ऑन अप्रैल 30, 1987 द कैश बुक ऑफ श्रीकांत showed an overdraft balance of 37,200. अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि जो भी ओवरड्राफ्ट होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड एट द माइनस साइड. तो at the minus side you have to write overdraft balance as per cash book. At the minus side you have to write overdraft balance as per cash book. The amount will be 37,200. This is in your unit number 9 illustration number 3 page number 48. यदि आप लोग नहीं है, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं भी है तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना कभी भी आपको टाइम हो तो आप उसे देख सकते हैं. ठीक. तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज शोइंग 37,200. सो एट द माइनस साइड व्हेन वी प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एट द माइनस साइड वी हैव टू रिकॉर्ड ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 37,200. And this bank reconciliation statement is being prepared on 30th April 1987. ये अब बना रहे हम लोग 30 अप्रैल 1987 को. Now next one is, out of the two checks issued to Kumar on April 25, अपने कुमार को दो चेक इशू किए थे अप्रैल 25 को. एक चेक था 1,500 का और अनदर चेक था 3,750 का. The check for rupees 3,750 was cashed on May 5, 1987. इसका मीनिंग क्या हुआ? That means you have issued check to Mr. कुमार. आपने मिस्टर कुमार को चेक इशू किया. कब उनको चेक दिया आपने? तो अप्रैल 25 अप्रैल 1987. 25 अप्रैल 1987 को मिस्टर कुमार को आपने दो चेक दिया. दो चेक में अमाउंट था, एक चेक में अमाउंट आपने लिखा था 1,500 एंड अनदर चेक में अमाउंट लिखा था 3,750. तो आपने क्या किया होगा, जो ही आपने चेक दिया होगा अपने कैश बुक में पेमेंट साइड में आपने एंट्री कर दिया होगा कि मेरा बैंक का जो है ये दोनों ऐड करके 1,500 और 3,750 दैट इज 4,000 एंड 5,250 आपने अपना कैश बुक में माइनस कर लिया होगा एट द पेमेंट साइड. फिर आगे बोल रहा है द चेक फॉर रुपीज 3,750 वॉज इन कैश
ऑन मई 5। तो उसमें से एक चेक जो इनकैश हो चुका है, लेकिन एक चेक जो है 3750 का वो इनकैश हुआ है मई 5 को। दैट मीन्स वो चेक इनकैश नहीं हुआ है टिल 31 अप्रैल, 30 अप्रैल तक वो चेक इनकैश नहीं हुआ है। इसका इफेक्ट क्या हुआ? अपने कैश बुक में तो दोनों चेक का, दैट मीन्स अपने 5250 पूरा का पूरा उसमें आपने माइनस कर दिया है, पेमेंट साइड में शो कर दिया कि मेरा बैंक बैलेंस इतना से कम हो गया है, लेकिन चेक जो है सिर्फ इनकैश हुआ 1500 का। इट मीन्स दैट योर बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो अभी भी 3750 से बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि 3750 का चेक अभी तक वो पेमेंट करने के लिए रिसीव करने नहीं गया हुआ। क्योंकि कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपने किसी को चेक दिया तो वो इमीडिएटली जाके बैंक से उसे इनकैश करे। तो इसका बैंक, ये आपका चेक का लाइफ होता है 3 इयर्स का, सॉरी 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स में कभी भी उसे इनकैश कर सकता है। तो ये ट्रांजेक्शन से क्या हुआ कि आपका बैलेंस एज पर कैशबुक जो है 3750 से घटा हुआ है, एंड बैलेंस एज पर पासबुक जो है 3750 से बढ़ा हुआ है। तो हम लोग कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि जो आंसर पे जो इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आंसर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैशबुक, सो आंसर विल बी योर बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक पे उसका इफेक्ट देखेंगे, एज द पासबुक इज जो है शोइंग मोर बैलेंस ऑफ 3750, दैट मीन्स पासबुक बढ़ा हुआ है, देन यू हैव टू शो दिस अमाउंट एट द प्लस साइड। जो आपके प्लस कॉलम है उसमें जाके 3750 यू हैव टू राइट। ओके, नाउ सेकेंड, बस इसमें 6 हम लोग जल्दी कर लें इसे, उसका कंप्लीट कर लें इसे। और रॉन्ग क्रेडिट फॉर 375 रिलेटिंग टू सम अदर अकाउंट वाज फाउंड इन द पासबुक। क्या मीनिंग हुआ? अच्छा, हमेशा कल भी हम लोग ये डिस्कस किए थे कि कैशबुक और पासबुक में हर डिफरेंस है। कैशबुक में क्या हो रहा है कि डेबिट साइड मीन्स रिसिप्ट, क्रेडिट साइड मीन्स पेमेंट, बट इन केस ऑफ पासबुक इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ कैशबुक। तो पासबुक में है डेबिट साइड इज विड्रॉल, क्रेडिट साइड इज डिपॉजिट्स। तो कुछ भी आपका अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है मीन्स आपके अकाउंट में वो आपका अकाउंट में ऐड किया जा रहा है, आपके अकाउंट को बढ़ाया जा रहा है। कि आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया अपने बैंक में, बैंक अकाउंट में, तो आपका आपका बैंक अकाउंट शो, आपका मैसेज आएगा योर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड विद 10,000 रुपीज, आपका अकाउंट में 10,000 क्रेडिट हो गया। तो ये आपको हल्का इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि बैंक किस तरह से एंट्री करता है। तो बैंक एंट्री करता है, बैंक का क्रेडिट हो गया, बैंक यदि क्रेडिट बोल रहा है कि योर अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड, दैट मीन्स आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। योर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, दैट मीन्स आपके अकाउंट से विड्रॉ हो रहा है, निकाला जा रहा है। तो इसमें सेकंड इसमें बोल रहा है और रॉन्ग क्रेडिट फॉर 375 रिलेटिंग टू सम अदर अकाउंट। आपका क्या हो गया कि किसी दूसरे अकाउंट में 375 रुपीज डिपॉजिट करना था, इन गलती से वो आपके बिजनेस के अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपके अकाउंट, तो आपके बिजनेस के अकाउंट में वो क्रेडिट हो गया। तो जो ही आपके बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा तो आपका पासबुक बढ़ गया होगा, आपका बैलेंस शीट पर पासबुक इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन कैशबुक में तो हुआ नहीं होगा क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कैसा वैसा हुआ है। ठीक, तो ये ट्रांजेक्शन से क्या हो गया कि बैलेंस एज पर पासबुक इज बीन इंक्रीज, तो आपका आंसर है बैलेंस एज पर पासबुक। सो इसको भी हम लोग ऐड में करेंगे, इसको हम लोग ऐड कॉलम में लेके जाएंगे। तो वहां पे लिखेंगे और रॉन्ग क्रेडिट has been made in the account, in the plus column you have to write 375. Next one is 3 checks for rupees 4,500, second one is of 6,000 and third one is of 7,500 were deposited in the bank। क्या मतलब हुआ? आपको 3 चेक मिला, एक चेक था 4,500 का, एक चेक था 6,000 का, एक चेक था 7,500 का। 3 अलग अलग आपका कस्टमर्स ने आपको चेक दिया। आप जो है ये तीनों चेक जो ले जाके बैंक में जमा कर लिए, तो इट इज एज्यूम दैट यहाँ पे ये अब माना जाएगा कि आपको जो ही ये 3 चेक मिला होगा आपने उसको कैशबुक में अपना एंट्री कर लिया होगा कि एक चेक मिला 4,500 का, तो बैंक आपका कैशबुक में एंट्री कर लिया कि 4,500 से बढ़ गया आपका बैंक बैलेंस। फिर एक चेक मिला 6,000 का, उसको भी आपने कैशबुक में एंट्री कर लिया 6,000 से। फिर एक चेक मिला 7,500 का, वो भी आपने कैशबुक का बैंक कॉलम में एंट्री कर लिया होगा। तो इन दीज 3 के लिए, ये 3 चेक के लिए आपने अपना कैशबुक को इंक्रीज कर लिए होंगे आपने। ठीक, ये आपने फिर ये तीनों चेक आप 22 अप्रैल को बैंक में जाके जमा कर लिए, तो आपका कैशबुक जो है आपका रिकॉर्ड हो गया 6 4 10 17 18,000। तो आपका कैशबुक में एंट्री हो चुका है 18,000 का। फिर आगे बोल रहा है ओनली द चेक फॉर रुपीज 6,000 वॉज कलेक्टेड बाय अप्रैल 30। 30 अप्रैल तक सिर्फ 6,000 का चेक जो है बैंक ने कलेक्ट किया।
तो आपने बैंक में 18,000 का चेक डिपॉजिट किया, लेकिन टिल 30th ऑफ अप्रैल उसने सिर्फ 6,000 का जो चेक कलेक्ट हुआ है। तो आपका क्या इसका डिफरेंस हो गया? आपने तो कैशबुक में एंट्री कर लिया 18,000 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, लेकिन आपका इन एक्चुअल में बैंक ने सिर्फ 6,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है, 6,000 आपके बिहाफ में कलेक्ट किया है। तो अभी भी यदि हम लोग कंपेयर करें बैलेंस एज पर कैशबुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, सो योर बैलेंस एज पर पासबुक इज शोइंग लेसर अमाउंट ऑफ या लेसर बैलेंस ऑफ 12,000 रुपीज। आपका जो है बैलेंस एज पर पासबुक 12,000 से कम शो कर रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका कैशबुक जो है 12,000 से बढ़ा हुआ है और पासबुक जो है 12,000 से घटा हुआ है। आपका आंसर पर कल भी बोला गया था कि आंसर जो है वो आपका बैलेंस एज पर पासबुक को देखना है, तो आपका बैलेंस एज पासबुक एज तो 12,000 रुपीज से वो कम शो कर रहा है। आपका जो है यहाँ पे हम लोग को कम शो कर रहा है, तो इसको हम लोग नेगेटिव में ले जाएंगे। कल भी हम लोग बोले थे कि आंसर को ध्यान में देना है कि आंसर यदि बढ़ रहा है, मतलब आंसर जो भी हो बैलेंस एज पर कैशबुक या बैलेंस एज पर पासबुक जो भी हो, यदि वो इंक्रीज कर रहा है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज कर रहा है तो लेस करेंगे। तो यहाँ पे आपका पासबुक जो है डिक्रीज कर रहा है, लेस कम शो कर रहा है, सो इट विल शोन एट द माइनस कॉलम। आपको इसको माइनस कॉलम में आपको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹1,200 फॉर इंटरेस्ट। ठीक, तो आपका बोल रहा है कि डेबिट है, तो हमेशा ये याद रखें बैंक यदि डेबिट बोल रहा है कि 1,200 रुपीज इंटरेस्ट के लिए बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो जब भी बोलेंगे बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया, दैट मीन्स आपका बैंक बैलेंस कम कर दिया। तो बैंक बैलेंस जो ही कम हो गया, लेकिन ये इंटरेस्ट आपसे कलेक्ट किया आपको पता भी नहीं है, तो कैशबुक में आपने कोई एंट्री नहीं किया, लेकिन आपका पासबुक जो है 1,200 से या बैंक बैलेंस जो है जो आपको बैंक जो आपको पासबुक मेंटेन कर रहा है, तो बैंक बैलेंस आपको 1,200 से कम हो गया। तो और कैशबुक में इसका एंट्री नहीं हुआ, तो कैशबुक आपका बढ़ा हुआ है। तो आपका इसका इफेक्ट क्या हुआ कि आपका पासबुक 1,200 से कम शो कर रहा है, सो इसको हम लोग माइनस साइड में ले जाएंगे 1,200 कि बैंक इज डेबिटिंग 1,200 फॉर इंटरेस्ट। फिर आगे बोल रहा है ₹225 फॉर बैंक चार्जेज, 225 वो बैंक चार्जेज के लिए भी। तो बैंक इज प्रोवाइडिंग यू वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एटीएम, ठीक है, एसएमएस फंक्शंस या एसएमएस सर्विसेज, ये सब बैंक आपको प्रोवाइड करा, तो उसके बदले बैंक जो है आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करता है, तो दैट इज नॉट बैंक चार्जेज। तो बैंक चार्जेज आपसे 225 रुपीज उन्होंने चार्ज किया है, तो बैंक कुछ नहीं करेगा, आपको कोई खबर नहीं करेगा, क्या करेगा आपके अकाउंट से 225 रुपीज डिडक्ट कर लेगा। ठीक, तो इफेक्ट क्या हुआ, बैंक ने आपके अकाउंट से 225 रुपीज डिडक्ट किया, इसका इफेक्ट क्या हुआ, आपका बैलेंस एज पर पासबुक जो है, जो कि बैंक जो मेंटेन कर रहा है, वो 225 से कम हो गया, और कैशबुक में इसका एंट्री नहीं हुआ क्योंकि आपको पता ही नहीं है, तो कैशबुक बढ़ा हुआ है। तो एज द आंसर इज बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस पासबुक यहाँ घट रहा है, इसीलिए इसको भी हम लोग घटाएंगे, इसको भी हम लोग माइनस कॉलम में शो करेंगे। नेक्स्ट वन इज the passbook showed that the bank had collected ₹9,000 as interest on security। आपका क्या हुआ, एज पर योर इंस्ट्रक्शन, बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरा जो भी इंटरेस्ट होगा जो मैं दूसरे कंपनी में जो इन्वेस्ट किया है उसका इंटरेस्ट का कलेक्शन आप कर लीजिएगा। तो बैंक ने एज पर योर इंस्ट्रक्शन बैंक हैज कलेक्टेड ₹9,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आपने कोई कंपनी का डिवेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदे होंगे, उस पर इंटरेस्ट मिला 9,000 रुपीज, एंड बैंक हैज कलेक्टेड दैट अमाउंट, बैंक ने वो अमाउंट कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है क्योंकि आपको इसके बारे में पता नहीं है कि कब कलेक्ट किया, क्या हुआ। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, आपका पासबुक जो है 9,000 रुपीज से बढ़ा हुआ है, बढ़ गया, तो इसको हम लोग प्लस कॉलम में ले जाएंगे। पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो यदि आंसर जो है, यदि बैलेंस पासबुक आंसर है तो यदि इंक्रीज कर रहा है तो उसको ऐड करेंगे, डिक्रीज करेगा तो लेस करेगा। तो ये ट्रांजेक्शन के लिए वो इंक्रीज कर रहा है, सो उसे हम लोग प्लस कॉलम में आपको एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, अ बिल रिसीवेबल फॉर 7,500 was dishonored on April 28, 1987। ठीक, एंड इट वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब क्या हुआ, आपको 7,500 का किसी ने बिल दिया, बिल रिसीवेबल दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको दिया, ठीक है, कि आई विल पे यू ₹7,500 आफ्टर 2 मंथ करके आपको एक बिल दिया। तो बिल के साथ आपको बेनिफिट क्या है कि ये बिल जो आप अपने पास भी रख सकते हैं, एंड ऑन द डे ऑफ मेच्योरिटी आप जो आपको दिया उसके जाके आप अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। अदर थिंग, ये बिल के साथ आप क्या कर सकते हैं कि दिस बिल कैन बी इंडोर्स और दिस बिल कैन बी डिस्काउंटेड। आपको
डिस्काउंटेड मीन्स आप ये बिल जो है बैंक में जाके जमा कर देंगे, बैंक को दे देंगे, तो बैंक जो है आपको उसका पेमेंट कर देगा या आपके अकाउंट में उतना अमाउंट क्रेडिट कर देगा। और बैंक जो है ऑन द ड्यू डेट बैंक विल गो टू दैट पर्सन टू कलेक्ट द अमाउंट। ठीक। और थर्ड ऑप्शन इसके साथ है, आप इसको इंडोर्स कर सकते हैं। कोई यदि इंडिविजुअल को आप यदि ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिए, ये बिल रिसीवेबल दे दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप खुद अपने पास भी रख सकते हैं, उसका इंडोर्समेंट कर सकते हैं, आप उसका डिस्काउंटिंग कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपको एक बिल रिसीवेबल मिला 7,500 का, आपने उसे बैंक से जाके डिस्काउंट कराया, बैंक में जाके वो जमा कर दिया। तो बैंक क्या हुआ होगा, आपको जो ही मिला बैंक में आपने उसे डिपॉजिट कर दिया, तो आपने ये सोचा होगा कि बैंक मेरे अकाउंट में 7,500 वो अमाउंट कलेक्ट कर दे, मतलब ये अमाउंट क्रेडिट कर देगा। तो आप जो ही बैंक में जमा करके आए, अपना कैशबुक में एंट्री कर लिए कि मेरा ये 7,500 से अपना बैंक बैलेंस आपने इंक्रीज कर लिया। लेकिन ऑन ड्यू डेट आपका, ऑन ड्यू डेट ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो डिजॉनर्ड हो गया। जब बैंक वो इंडिविजुअल जो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था, ये बिल रिसीवेबल दिया था, उसके बाद पेमेंट लेने गया, वो उसको पेमेंट नहीं किया, तो क्या करेगा बैंक, कुछ नहीं करेगा। बैंक आपके अकाउंट में 7,500 क्रेडिट कर दिया था, अब बैंक जब उसे पेमेंट लेने गया और नहीं दिया, तो आपके अकाउंट से वो पैसा काट लेगा, तो आपके अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट कर देगा 7,500। ये आपको पता भी नहीं है कि बैंक आपका ये जो बिल जो है डिजॉनर्ड हो गया। सो इफेक्ट क्या हुआ, आपने जो ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, ये बिल रिसीवेबल जो है बैंक में जमा किया, तो आपका आपने सोचा कि चलो इतना से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो आपने कैशबुक आपका बढ़ गया। लेकिन पासबुक जो है, चूंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड हो गया, तो बैंक ने आपके अकाउंट से उतना अमाउंट डिडक्ट कर लिया, क्योंकि बैंक को वो अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाया। तो इफेक्ट क्या हुआ, आपका कैशबुक 7,500 से बढ़ा हुआ है, पासबुक 7,500 से कम है। तो आप एज द रूल प्रिवेल्स, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यदि पासबुक आपका डिडक्ट कम हो रहा है तो दैट विल शोन एट द माइनस साइड, उसे हम लोग माइनस साइड में शो करेंगे। ठीक, 7,500 रुपीज। ठीक, तो ये आपका बन गया। इसी में आपका कुछ क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उसका 2-3 क्वेश्चन आपका डिस्कस करके उसका ये हम लोग का चैप्टर ओवर हो जाएगा। ये किन्हीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कि ये क्या हुआ नहीं हुआ। यदि कंसेप्चुअल किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एनीबडी हैविंग सम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, यदि कंसेप्ट समझ में ना आया हो वो भी बोल सकते हैं कि सर फिर से बोलेंगे। हेलो हेलो हेलो, किन्हीं को यदि समझ में ना आया हो तो बोलिए, फिर से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। एनीबडी? No. Okay, then we should move forward. Now, there are some questions in this. So, choose one of the alternative and tick the correct answer. Bank reconciliation statement is, तो उसमें दिया हुआ part of the cash book or statement showing the cause of difference between the cash book and the passbook or ledger account. So, your answer will be bank reconciliation statement is a statement showing the causes of difference between the cash book and the passbook balances. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम लोग इसीलिए बना रहे हैं कि पासबुक एंड कैशबुक का बैलेंस में डिफरेंस क्यों है। नेक्स्ट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता कौन है। ऑप्शन है बिजनेस बैंक और डेटर्स, जनरली इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस, क्योंकि वो कैशबुक और पासबुक का डिफरेंस बिजनेस जानना चाहता है। Now, debit balance in cash book means overdraft, favorable balance, or neither of the two. Debit balance in the cash book means favorable balance. Now, debit balance in the passbook means answer will be overdraft. Next, overdraft as per cash book means, overdraft as per cash book means, so your answer will be credit balance in the cash book. Your answer will be credit balance in the cash book. Next, when balance as per cash book is a starting point, that means आपका बैलेंस एज पर कैश बुक आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आपका आंसर निकलेगा क्या, बैलेंस एज पर पासबुक। सो अनप्रेजेंटेड चेक्स आर, तो व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपका बैलेंस एज पर कैश बुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपका आंसर हो गया बैलेंस एज पर पासबुक।
Your answer will be balance as per passbook. So unpresented checks. Unpresented checks. Unpresented checks means you have issued check, but that check has been not been presented for payment. तो क्या हो गया आपका चेक इशू किए होंगे तो अपना कैश बुक तो डिडक्ट कर लिए होंगे, लेकिन बैंक में अभी तक वो कलेक्ट प्रेजेंट नहीं किया गया है चेक, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ा हुआ है, तो आपका आंसर हो गया इट शुड बी एडेड, क्योंकि वो पासबुक आंसर है बैलेंस एज पर पासबुक। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आंसर पे जो इफेक्ट होगा वो करेंगे, तो एज द बैलेंस एज पर पासबुक इज more than the balance as per cash book, so it should be added. Next one is when balance as per passbook is the starting point, balance as per passbook आपका starting point है, uncollected checks are, uncollected checks are, that means you have deposited check into the bank, आपने बैंक में check deposit किया है, but that check has not been cleared or that check has not been collected, तो आपका इफेक्ट क्या हुआ कि आपने बैंक में जो ही चेक दिया होगा आपने कैश बुक बढ़ा लिया होगा, लेकिन पासबुक में भी वो बढ़ा नहीं है क्योंकि बैंक ने उसे कलेक्ट नहीं किया है। सो द योर आंसर शुड बी, आपका कैश बुक बढ़ा हुआ है, सो इट शुड ऑल्सो बी एडेड बैक एंड योर आंसर वुड बी ऑप्शन 1. Next and the last one is when balance as per passbook is the starting point, direct deposits by customers are, आपका बैलेंस एज पर पासबुक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आंसरिंग पॉइंट है या क्लोजिंग पॉइंट है आपका बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मुझे इफेक्ट देखना है बैलेंस एज पर कैश बुक पे, तो व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स आर, यदि कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है तो क्या इफ द कस्टमर हैज मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू माय बैंक अकाउंट, तो इफेक्ट क्या हुआ होगा, तो मेरा बैंक अकाउंट तो इंक्रीज हो गया होगा, मेरा पासबुक बढ़ गया होगा, लेकिन कैश बुक अभी भी घटा हुआ है, तो इट शुड बी डिडक्टेड, ये आपको वहां पे माइनस करना है। तो ये हो गया आपका, ठीक, तो आप इसको इजीली आप कर सकते हैं। व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंड स्टेट द वेरियस कॉजेज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो किन्हीं को यदि इसमें कुछ पूछना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में तो आप पूछ सकते हैं। इफ एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप इसे पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट हो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नहीं समझ में आए तो मैं फिर से उसे समझाने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई वंस अगेन। यदि आप नहीं समझ पाए तो मैं फिर से इनको समझाने की कोशिश करूंगा। एनीबडी? नो? किन्हीं कुछ प्रॉब्लम है इसमें? यू आर फ्री टू आस्क। If anybody having any problem in these points? No, sir. Okay. No, sir. ओके ओके, देन वी शुड मूव। अच्छा, आपके पास है क्या इनका स्टडी मटेरियल है? नहीं है सर। अच्छा, कुछ नहीं, आप इनको आप डाउनलोड नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे, ठीक है। आप इग्नू यस को सर। वेबसाइट पे आपका जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी स्टडी मटेरियल नहीं है, मैं तो उसे डाउनलोड कर लिया हूँ, यस सर। ठीक। अब उसके बाद एक बार देखेंगे यदि कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी सर हैज अलॉटेड मी पीसीओ फॉर द नेक्स्ट 4 days ऑल्सो, इसलिए मैं इसे इजी वे में चल रहा हूँ कि मुझे अभी अगले 4 दिन और मुझे यही पीसीओ क्लास लेना है, क्योंकि इतने 20 यूनिट्स थे, इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द यूनिट्स इन 4 क्लासेज, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सर बोले कि और नेक्स्ट आप 4 और ले सकते हैं, तो टुमारो भी आपका ये चलेगा, इसलिए मैं इसे जरा स्लो चल रहा हूँ। जिनको कुछ प्रॉब्लम हो आप पूछ भी सकते हैं, किनको जनरल में भी प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग यस ट्राई सर। करेंगे कि पीसीओ 100% कंप्लीट कर लें, क्योंकि देयर आर 20 यूनिट्स इन पीसीओ, आप देखेंगे उससे 20 यूनिट्स है, एंड इट इज वन ऑफ द लेंथी, बहुत लेंथी है, यस सर। ठीक है। तो किन्हीं को यदि कुछ भी यस जनरल सर। लेजर ट्रायल बैलेंस कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है अभी भी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कि जनरल समझ में नहीं आया तो मैं फिर से कोशिश करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट समझ में नहीं आया तो मैं फिर से कोशिश करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ आपको भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है अभी तक? जितना बताया गया तो आप बोल देंगे तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ जहाँ प्रॉब्लम होगा वो टॉपिक। जिससे हम लोग जनरल किए थे, वेरियस जनरल एंट्री, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, कैश बुक, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो ये सब में कुछ प्रॉब्लम है या तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिर से ट्राई करूंगा उसे समझाने का। कुछ प्रॉब्लम है, यू आर फ्री टू आस्क, बोलिए। अभी तक कुछ भी ऐसा बताएगा जो समझ में नहीं आया तो मैं फिर से ट्राई करूंगा उसे समझाने का। नहीं सर। हो जाएगा, क्लासिफिकेशन अकाउंट जनरल ये सब हो जाएगा सारा। यस सर। ओके, so our next topic is trial balance. So our next topic is trial balance. तो पहले भी हम लोग सीक्वेंस देखे थे, and the sequence is general. You have to first of all start with journal entry, then you have to post the journal into ledger account, then after preparing ledger account, so then you have to prepare trial balance, and after trial balance you have to prepare trading profit loss account and balance sheet. तो यही आपका सिलेबस में मोरलेस है। ठीक, हम लोग फाइनल अकाउंट कर लेंगे तो दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। सो अभी हम लोग ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं। इन ट्रायल बैलेंस जानने से पहले आपको हल्का फुल्का, यदि आपको जनरल लेजर का यदि कंसेप्ट क्लियर है तभी आप ये ट्रायल बैलेंस बन पाएगा, अदरवाइज इट इज ए डिफिकल्ट टास्क, वो ट्रायल बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक, तब भी ट्रायल बैलेंस का मैं बेसिक नॉलेज दे दे रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, इसका प्रिपरेशन क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। ठीक, कौन सा एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर सकता है, वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। और इसका जो इन जनरल क्या उसका लेजर से भी जो आता है उसका भी एक जनरल रूल हो जाता है कि ये अकाउंट का ये बैलेंस होता है, वो हम लोग हल्का डिस्कस कर लेंगे। नाउ आई विल स्टार्ट विद ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर से मैं बोल रहा हूं क्या है ये ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो है आप बनाते हैं विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, वो लेजर अकाउंट के बाद ये ट्रायल बैलेंस बनता है। तो उनका यदि बैलेंस जो है डेबिट साइड आया तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखते हैं, यदि बैलेंस क्रेडिट में आया तो हम लोग उसका क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस डिपेंड्स अपॉन लेजर, ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर पे डिपेंड होता है। तो ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम लोग ये स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि आपका ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जितना डेबिट कर रहे हैं उतना ही अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट हम लोग ट्रायल बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इट शुड डेफिनेटली मैच, ये मैच होना चाहिए। यदि आपने कहीं उसको उतारने में, उसको कहीं लिखने में, कहीं उसको राइट डाउन करने में, कहीं उसको एंट्री करते समय यदि कोई आपसे मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो आपका ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली मैच होगा। क्योंकि जितना मैं डेबिट लिखता हूँ उतना ही क्रेडिट लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो डेबिट में भी मैं 10,000 लिखा, क्रेडिट में भी 10,000 लिखा। तो जब मैं इसका बैलेंस लेके चलूंगा तो जितना डेबिट लिखा उतना क्रेडिट लिखा, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट का, डेबिट में कितना लिखा क्रेडिट में कितना लिखा उस पर बेस्ड होता है। तो हमेशा ट्रायल बैलेंस जनरली मैच होता है। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे हैं ओनली टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो सही है कि नहीं। इट डज नॉट मीन कि आपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं सारे के सारे सही हैं,
ये ट्रायल बैलेंस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है कि आपने जितना अमाउंट डेबिट किया उतना ही अमाउंट क्रेडिट किया, सो ट्रायल बैलेंस को मैच कर लेना चाहिए, तो सो ट्रायल बैलेंस मैच होता है। तो ये आपका डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट किए, इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच होगा। तो ये इसका सिंपल कंसेप्ट है। तो क्या बोला गया? तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सिर्फ आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन वो पोस्टिंग वो सही है, वो बता रहा है, लेकिन आपका सारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही है ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बहुत सारा इस तरह का भी आपका ट्रांजेक्शन्स है जो कि ट्रायल बैलेंस उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस का बेसिक डिफिनेशन हम लोग देख लिए। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट वन इज, मेरा ये कहना है कि ट्रायल बैलेंस जो है बहुत इस तरह के भी आपका एंट्री होगा जो ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ट्रायल बैलेंस will not detect various types of errors. For example, मेरा कहना यह है कि आपने डेबिट में जो अमाउंट लिखा, क्रेडिट में जो अमाउंट लिखा है, अमाउंट सेम लिखा, तो ट्रायल बैलेंस विल डेफिनेटली मैच। आपने उधर क्या लिखा उसे कोई मतलब नहीं, आपने गलत भी एंट्री पास कर दिया, लेकिन आपने सिर्फ अमाउंट सही लिखा एट द डेबिट एंड क्रेडिट साइड, बोथ अमाउंट यदि आपको मैच कर लिया, लेकिन आपका इधर ये अकाउंट डेबिट वो अकाउंट क्रेडिट गलत भी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायल बैलेंस उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस मैच होना, ट्रायल बैलेंस को टैली करना डज नॉट मीन दैट ऑल योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट। वो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक किया कि आपने जितना डेबिट लिखा उतना ही क्रेडिट लिखा कि नहीं। यदि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो कहीं आपने पोस्टिंग में गलती की है, कहीं डेबिट कम या ज्यादा लिख दिया होंगे या क्रेडिट में कम या ज्यादा लिख दिया होंगे, तब उसको हम लोग थॉरोली चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे गलती हुई है। लेकिन बहुत सारा इस तरह का भी है, मैं तो वही सिंपल एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि आपने डेबिट में जो अमाउंट लिखा क्रेडिट में वही अमाउंट सेम अमाउंट लिख दें, ट्रायल बैलेंस आपको इस तरह के एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आपने इधर जो भी अकाउंट क्रेडिट जो अकाउंट डेबिट करें उससे कोई आपको मतलब नहीं है, ट्रायल बैलेंस उसे नहीं पकड़ पाएगा। आप सिर्फ अमाउंट सेम लिखिए, ये अकाउंट डेबिट वो अकाउंट क्रेडिट, बस अमाउंट यदि इक्वल है सेम है तो ट्रायल बैलेंस विल डेफिनेटली मैच, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। तो बहुत इस तरह का भी ट्रांजेक्शन है जो आपने किया गलत है, इन ट्रायल बैलेंस तभी मैच किया है, ट्रायल बैलेंस तभी मैच करेगा। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द ट्रांजेक्शन जो आपने गलत एंट्री किया है तब भी ट्रायल बैलेंस जो है इस तरह का एरर जो है नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, तो उसको हम लोग जरा एक बार डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट पे। तो ट्रायल बैलेंस क्या बोला गया कि ट्रायल बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट लेके चलता है कि वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट वो चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस। नो अब है कि अभी जस्ट मैंने बोला कि हम लोग जब जनरल एंट्री पास कर रहे थे तो देयर इज वन, अब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाना इज नॉट अ प्रूफ दैट कि आपका सारा का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट है। मेयर मैचिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन दैट ऑल योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर करेक्ट, ये जरूरी नहीं है। ठीक, ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि योर इट ओनली गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का ही आपका इंडिकेशन दे रहा है, आपका सारा का सारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही है इसका ये प्रूफ नहीं है। अब उसको हम लोग एक बार करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा एरर है, कौन कौन सा ऐसा गलती है जो कि ट्रायल बैलेंस हम लोग को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। नो फर्स्ट वन इज, यदि हम लोग करें एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, हम लोग ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिटेड, कैश में खरीदे तो लिखें परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक, उसी तरह यदि कोई एसेट्स खरीदते हैं तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एसेट्स। फर्नीचर खरीदे हैं यू हैव टू राइट फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी परचेज किए हैं तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो
at the time of passing the journal entry that is being related with capital expenditure or related with fixed asset, तो you have to write the name of the assets. ये आपका रूल है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब भी गुड्स खरीदे या गुड्स बेचे यू हैव टू राइट परचेज और सेल, लेकिन जब भी आप एसेट्स खरीदेंगे तो you have to write the name of the asset that you have purchased or you have sold. So errors of principle. The errors of principle generally arises when the accountant fails to make any difference between capital expenditure and revenue expenditure. So we have already discussed capital expenditure. The capital expenditure are those expenditure which are incurred for acquiring fixed assets. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर और दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट. अब फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जो आप खर्च करते हैं उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. और जो हम लोग डे टू डे अफेयर्स में डे टू डे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए जो खर्च करते हैं उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं. तो यदि अकाउंटेंट ये दोनों का डिफरेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें फिर डिफरेंस क्या आएगा, तो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हम लोग कुछ खरीदे हैं या कुछ एक्सपेंडिचर किए हैं तो उसका नाम लिखना होगा. जैसे हम लोग गुड्स खरीदे तो यू हैव टू राइट परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक, एंड दैट इज पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज यू हैव परचेज द गुड्स एंड दैट इज योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के गुड्स खरीदे फिर उसे बेचें. लेकिन आप जो एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपने बेचने के ऑब्जेक्टिव से उसे नहीं खरीदा है. तो इफ एन अकाउंटेंट फेल्स टू मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट एंट्री इन द जनरल. अब जनरल में वो करेक्ट एंट्री नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000. तो अकाउंटेंट को पता ही नहीं कि क्या करना है. अकाउंटेंट को सिर्फ ये पता है कि कुछ भी खरीदेंगे तो परचेज लिख देंगे. तो हमेशा ये ये हम लोग का माइंड सेट होना चाहिए कि परचेज और सेल हम लोग जब भी यूज करेंगे, जब हम लोग जिस गुड्स में डील कर रहे हैं उसको यदि खरीदेंगे बेचेंगे उसमें परचेज या सेल यूज करेंगे. लेकिन जब भी हम लोग फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो वो एसेट्स का नाम मेंशन करना है. और ये यदि वो अकाउंटेंट को पता नहीं है तो देन दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. ये एरर ऑफ प्रिंसिपल इसे कहलाएंगे, सिद्धांत का एरर है. सो परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000. तो द करेक्ट एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. If you are purchasing furniture for ₹5,000, the correct entry will be furniture account debited to cash account. But as the accountant fails to make any difference between capital expenditure and revenue expenditure, he has recorded purchase account debited to cash account. उन्होंने लिख दिया, उनको एंट्री करना था फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, उन्होंने एंट्री किया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, एंड दैट इज अ रॉन्ग एंट्री. वो रॉन्ग एंट्री है. लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं, यदि डेबिट एंड क्रेडिट में आप सेम अमाउंट लिखें तो कोई उसे पकड़ नहीं, ट्रायल बैलेंस उसे पकड़ नहीं सकता है. ट्रायल बैलेंस कैन नॉट डिटेक्ट दिस टाइप ऑफ एरर. ट्रायल बैलेंस हुए इस तरह के एरर को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, एंड दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. ये एरर ऑफ प्रिंसिपल इसे हम लोग कहते हैं. ठीक, एरर ऑफ प्रिंसिपल. What is error of principle? When an accountant fails to make any difference between capital expenditure and revenue expenditure. जब कोई अकाउंटेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे वो फेल होते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, यानी he fails to make any distinction between capital expenditure and revenue expenditure, then errors of principle arise. तब errors of principle arise होते हैं. लेकिन क्या हो गया, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ एरर्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस. ये ट्रायल बैलेंस इस तरह के एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. मैं पहले भी बोला, अपने डेबिट में जो लिखा, क्रेडिट में जो लिखा, यदि सेम अमाउंट लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर कुछ भी लिखें वो ट्रायल बैलेंस एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. तो फर्स्ट हो गया एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. एंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल यदि कुछ है, यदि सेम अमाउंट लिखा हुआ तो ट्रायल बैलेंस इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता. तो दिस वाज द फर्स्ट. हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि there are some errors which cannot be detected by trial balance, which cannot be disclosed by trial balance. ठीक है, जो कि undisclosed रह जाते हैं. Now this was the first. Second point is omission of an entry in a subsidiary book. कोई ट्रांजेक्शन omission means
भूल जाना, नहीं लिखना, ठीक। ओमिशन ऑफ एन एंट्री इन अ सब्सिडरी बुक, दैट मीन्स आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन अपनी एंट्री ही नहीं किया, कुछ नहीं लिखा, भूल गया लिखना, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000, 5,000 का आपने गुड्स खरीदा, आपने सोचा चलो बाद में लिखेंगे, ठीक, और फिर आपका माइंड से वो निकल गया, आपने उसका एंट्री नहीं किया, तो एंट्री नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रायल बैलेंस इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड यदि सेम अमाउंट है, आप कुछ लिखे ही नहीं, ना डेबिट बढ़ा ना क्रेडिट बढ़ा, या डेबिट घटा ना क्रेडिट का कुछ भी नहीं हुआ, तो these types of errors cannot be detected by the ट्रायल बैलेंस। आपको कोई एंट्री है, उसका आपने एंट्री ही नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ट्रायल बैलेंस जो है में वो आएगा ही नहीं, ट्रायल बैलेंस उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। नेक्स्ट वन इज और रॉन्ग एंट्री इन अ सब्सिडरी बुक, और रॉन्ग एंट्री इन अ सब्सिडरी बुक, आपने क्या किया, गलत एंट्री कर दिया, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि डेबिट एंड क्रेडिट में सेम अमाउंट लिखें। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, इफ अ क्रेडिट परचेज ऑफ 465 फ्रॉम अन्नू, आपने 465 में एक गुड्स खरीदा अन्नू से, इज रॉन्गली रिटर्न एज, उसका उल्टा हो गया, आपने 465 में खरीदा, अकाउंटेंट को वो दिखने में लगा 564 इन द परचेज बुक्स, तो क्या हो गया, अब मान लीजिए मैंने किसी से 123 का गुड्स खरीदा, और वो गलती से आपका रिकॉर्ड हो गया 321 का, और डेबिट एंड क्रेडिट साइड में 321 नहीं लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायल बैलेंस ये भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपका टारगेट क्या है, यदि डेबिट क्रेडिट में आपने सेम अमाउंट लिखा तो ट्रायल बैलेंस विल डेफिनेटली मैच, आपने इधर क्या लिखा कोई मतलब नहीं है, आपने अमाउंट गलत लिख दिया लेकिन डेबिट क्रेडिट में सेम अमाउंट लिखा, तभी ट्रायल बैलेंस आपका मैच होगा, ट्रायल बैलेंस विल डेफिनेटली मैच, ठीक। तो अब क्या हो गया, 321 में आपने गुड्स परचेज किया, उसे 123 लिखा, उसे उल्टा दिखा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, डेबिट क्रेडिट में सेम अमाउंट लिखा, देन ऑल्सो सच टाइप्स ऑफ एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस, तब भी इस तरह के एरर जो है ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट द लास्ट वन इज पोस्टिंग एन आइटम टू द करेक्ट साइट बट इन द रॉन्ग अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या है कि आपने पोस्टिंग एन आइटम टू द करेक्ट साइट बट इन द रॉन्ग अकाउंट, but in the wrong account, posting an item to the correct side but at the wrong account. For example, if a purchase of ₹500 from V Desai, that is Vasant Desai, has been credited to H Desai, अब दोनों देसाई हैं, अब मान लीजिए क्या हुआ, एंट्री क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हो गया, आपने वसंत देसाई से 500 का गुड्स खरीदा, तो आपको एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हेमंत, सॉरी टू वसंत देसाई, आपने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हेमंत देसाई कर दिया, इन अमाउंट सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस टाइप्स ऑफ एरर्स कैन ऑल्सो नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस, ये भी एरर जो है ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला, यदि डेबिट एंड क्रेडिट में यदि सेम अमाउंट लिखा हुआ है तो ट्रायल बैलेंस वही सेम अमाउंट लिखा हुआ है, तो वही डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस से आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, तो वो डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट लिखा हुआ है तो ट्रायल बैलेंस विल डेफिनेटली मैच। आपको कोई रॉन्ग अकाउंट में आपने एंट्री कर दिया, कोई रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया लेकिन करेक्ट साइड में पोस्टिंग किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायल बैलेंस विल डेफिनेटली मैच। तो हम लोगों ने देखा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, तो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल जो है वो एराइज हुए हैं ड्यू टू अकाउंटेंट फेल्स टू आइडेंटिफाई एनी डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब अकाउंटेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस यदि नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड हम लोगों ने कहा ओमिशन ऑफ एन एंट्री इन ए सब्सिडरी बुक, आपने सब्सिडरी बुक में कोई एंट्री ही नहीं किया था, ना डेबिट में कुछ लिखा ना क्रेडिट में कुछ लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, ठीक। और रॉन्ग एंट्री इन सब्सिडरी बुक, रॉन्ग एंट्री कर लिया लेकिन डेबिट क्रेडिट में सेम अमाउंट आपने एंट्री किया, तभी ट्रायल बैलेंस आपका मैच होगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ भी 456 लेकिन आपने उसको एंट्री कर दिया 654,
और डेबिट क्रेडिट में दोनों में 654 यू हैव रिटेन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। नेक्स्ट, पोस्टिंग एन आइटम टू द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट, आपने करेक्ट साइड में तो एंट्री किया लेकिन रॉन्ग अकाउंट में एंट्री कर दिया, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। तो वी हैव डिस्कस्ड सर्टेन errors that cannot be disclosed by the trial balance, that cannot be detected by the trial balance। अभी हम लोगों ने कुछ errors ऐसा देखे, कुछ गलती ऐसा देखी जो कि ट्रायल बैलेंस उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है, तो ट्रायल बैलेंस उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ना इससे रिलेटेड हल्का हम लोग रूल देख लें। यदि आपका जनरल लेजर आपका पूरा तैयार है, आपको ठीक से आता है, तो आप इसे इजीली आप बना पाएंगे। ठीक, एक सिंपल सा रूल लिख लेंगे, उसका हम लोग आपका बुक का एक दो प्रॉब्लम ये करेंगे। यदि आपका कौन एक्सपेंस है, कौन इनकम है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल है, क्या ड्राइंग है, ये सब आपको पता है, तो उसके बेसिस पे भी आप जो है ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ठीक, सो बोला जा रहा है फॉर द कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए, a few guidelines may help you to determine quickly the nature of each balance। अभी हम लोग कुछ हम लोग मतलब कुछ हम लोग आइटम्स के लिए हम लोग ये करेंगे इसका कौन सा बैलेंस है, वो आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दे आर, तब रूल क्या बोल रहा है, जब हमेशा इसको दिमाग में रखेंगे, इसके बेसिस पे भी आपका ट्रायल बैलेंस बन सकता है। रूल सिर्फ कहीं नोट डाउन कर लेंगे, इससे रिलेटेड रूल्स क्या है, बोल रहा है all accounts of expenses, all accounts of expenses including purchases and losses, डैश करके लिखेंगे डेबिट बैलेंस, मतलब जो भी आपका एक्सपेंस है और जो भी लॉस है सारे का डेबिट बैलेंस होता है। all accounts of expenses and losses, ऑल अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, डैश करके लिखेंगे डेबिट बैलेंस, इन लोग का डेबिट बैलेंस होता है। तो हम लोग पहले भी जाने नॉमिनल अकाउंट का रूल भी, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, उसे भी याद रख सकते हैं। तो जो भी एक्सपेंस या लॉस है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर हैविंग डेबिट बैलेंस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर हैविंग डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, सेकंड वन इज ऑल अकाउंट्स ऑफ इनकम्स, all accounts of incomes in bracket including sales, all accounts of incomes including sales and gains, डैश करके लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो जो भी आपका इनकम्स है, गेन्स है, उसका क्रेडिट बैलेंस है। ऑल अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स डैश क्रेडिट बैलेंस है, डैश क्रेडिट बैलेंस है। तो जो भी आपका इनकम्स एंड गेन्स है उनका क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट, ऑल अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, जो भी आपका एसेट्स है, डैश डेबिट बैलेंसेज, ऑल अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, ऑल अकाउंट्स ऑफ एसेट्स डैश डेबिट बैलेंसेज, आपका जो भी अकाउंट्स ऑफ एसेट्स है सारे का डेबिट बैलेंस है। तो हमेशा बोलेगा ऑल एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस है, तो कैश डेबिट बैलेंस, फर्नीचर डेबिट बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बैलेंस, गुडविल डेबिट बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बैलेंस, ये आपका होना चाहिए। ठीक, ये आपको इतना याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अलग करेंगे तो उसमें बताना होगा कि कौन सा बैलेंस किसका होता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा एक्सपेंस एंड लॉसेज डेबिट बैलेंस, इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस, ऑल अकाउंट्स ऑफ एसेट्स डेबिट बैलेंस, उसी तरह ऑल अकाउंट्स ऑफ लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस, 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 all accounts of liabilities credit balance। So अब liabilities, creditors credit balance, बैंक लोन क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, तो जो भी आपका liabilities है उन सभी का क्रेडिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट वन इज
कैपिटल अकाउंट जो है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल अकाउंट डैश क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट एंड द लास्ट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डैश डेबिट बैलेंस। ड्रॉइंग अकाउंट्स डैश डेबिट बैलेंस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डैश डेबिट बैलेंस। ठीक है, हम लोग इसको समअप कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑल अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट बैलेंस, ऑल अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस, ऑल अकाउंट्स ऑफ एसेट्स डेबिट बैलेंस, ऑल अकाउंट्स ऑफ लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस। दीज आर द जनरल रूल्स। इन लोगों का ये जनरल रूल है। ठीक, उसी तरह यूनिट 8 में आपका ये आपको रूल याद है तो आप इसको इजीली आप बना सकते हैं। उसमें एक में इलस्ट्रेशन डिस्कस कर देता हूं कि कौन में क्या किसका बैलेंस है। अभी आपको जस्ट बता दिया गया है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट बैलेंस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स का डेबिट बैलेंस। ये आपको यदि पता है तो आप इजीली ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हैं। ये ट्रायल बैलेंस यदि बनाना होगा तो यूनिट 10 में पेज नंबर 88 में एक बोला कि प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। वो ट्रायल बैलेंस बनाने बोल रहा है तो मैं अभी जो रूल बताया गया वही रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आइटम बोल रहा हूँ, अमाउंट बोल रहा हूँ, वो ट्रायल बैलेंस डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा वो आपको देखना है। सो बोल रहा है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुधाकर एज ऑन मार्च 31, 1987। बोला कि मार्च 31, 1987 को आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। सो इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल। तो कैपिटल अभी जस्ट बोला गया, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, यू हैव टू राइट इन द बिगिनिंग पार्टिकुलर्स, देयर आफ्टर लेजर फोलियो, देयर आफ्टर डेबिट एंड देयर आफ्टर क्रेडिट। ये आपको इस तरह से बनाना होगा। तो पार्टिकुलर्स में यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द अकाउंट कि कौन सा अकाउंट है, उसको डेबिट या क्रेडिट कहाँ लिखना है वो आपको देखना है। अभी हम लोग जस्ट डेबिट एंड क्रेडिट का रूल किए कि कौन सा अकाउंट को कहाँ पे हम लोग शो करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो हम लोग पार्टिकुलर्स में लिखेंगे कैपिटल, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,80,000 फर्स्ट कैपिटल एंड यू हैव टू राइट एट द क्रेडिट साइड। पहले इसका यदि आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो फॉर्मेट इसका सिंपल है, ट्रायल बैलेंस ऑफ सच एंड सच कंपनी एज ऑन 31 मार्च 1987। यदि आपका 31 मार्च 1987 का दिया गया है तो ट्रायल बैलेंस ऑफ सुधाकर जो आपका स्टडी मटेरियल का है, ट्रायल बैलेंस ऑफ सुधाकर एज ऑन 31 मार्च 1987। उसके नीचे आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा। तो फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट एक छोटा सा आपको कॉलम करना होगा दैट विल बी ऑफ लेजर फोलियो, देन यू हैव टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट। तो किसका कौन कहाँ जाएगा वो आपको देखना है। सो कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस एज यू हैव already discussed. So capital will be, you have to write capital at the credit side 1,80,000, capital at the credit side 1,80,000। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस का आइटम्स दिया हुआ है। इसको आपको बोल रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कौन डेबिट जाएगा कौन क्रेडिट जाएगा वो देखना है, और लास्ट में डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैच होना चाहिए। यदि मैच हो गया दैट मीन्स आपका देयर इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट एक्यूरेट है। ठीक, तो कैपिटल हो गया 1,80,000 एट द क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन इज स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोग स्टॉक जब भी बोले तो स्टॉक हम लोग मान सकते हैं कि इट इज एसेट, इट इज एसेट। तो एसेट इज हैविंग डेबिट बैलेंस, एसेट इज हैविंग डेबिट बैलेंस। सो इट विल बी रिकॉर्डेड, सेकंड पार्टिकुलर्स लिखेंगे स्टॉक एंड द अमाउंट विल बी रिटन एट द, यू हैव टू राइट अमाउंट एट द debit side, you have to write the amount at the debit side, that is 49,200, that is 49,200 at the debit side।
तो कैपिटल यू हैव टू राइट एट द क्रेडिट साइड 1,80,000, स्टॉक वी हैव टू राइट एट द डेबिट साइड 49,200। अभी आप लोग सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड में उसे एंट्री करना है, लास्ट में लोग उसको टैली करने की कोशिश करेंगे। बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड मैच। नेक्स्ट वन इज सेल्स। नेक्स्ट आइटम इज नेक्स्ट पर्टिकुलर्स में आपको यू हैव टू राइट सेल्स। तो सेल्स कहां पे इसका रूल अप्लाई होगा? तो हम लोग जब इसका रूल अप्लाई कर रहे थे कि ऑल इनकम्स इंक्लूडिंग सेल। अब सेल करेंगे तो क्या होगा? आपको तो अमाउंट मिलेगा, आपको यू रिसीव, आपको मिलेगा, दिस इज एन इनकम फॉर यू, वो आपके लिए इनकम है। तो इनकम के लिए क्या रूल है? इनकम, ऑल इनकम शुड बी credited, all incomes are having credit balance, so sales will be written at the credit side. Sales will be written at the credit side, rupees 2,43,600, rupees 2,43,600. Sales at the credit side, rupees 2,43,600. Next, gas and water. Next particulars is gas and water. तो गैस एंड वाटर इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो गैस वो लाए होंगे, ठीक है, वाटर कनेक्शन है जिनको आपको पेमेंट करना पड़ता होगा। तो गैस एंड वाटर इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो इट विल बी रिटन एट द, यू हैव टू राइट इट एट द डेबिट साइड। गैस एंड वाटर इज एन एक्सपेंस। तो हम लोग रूल एक्सपेंस के लिए रूल क्या था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस is having debit balance. So gas and water will be written at the debit column. You have to write gas and water at the debit side. Next, land and building, and the gas and water amount is 2,520. Gas and water amount is 2,520. Next one is land and building. Land and building. लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग पहले भी जाने, लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एसेट, तो एसेट इज हैविंग डेबिट बैलेंस, सो लैंड एंड बिल्डिंग विल बी रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग विल बी रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड, ठीक। मशीनरी इज ऑल्सो एन एसेट, सो एसेट्स के लिए रूल था ऑल एसेट्स इज हैविंग डेबिट बैलेंस, सो मशीनरी विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट वाज 60,000, मशीनरी अमाउंट इज 55,470, 55,470. Next one is debtors, and debtors, so debtors is a type of asset. Debtor is a type of current assets. So all assets is having debit balance, so debtor will be recorded at the debit column. Debtors will be recorded at the debit column, and the amount is 1,07,400, 107,400, 107,400. Debtors at the debit side or debit column, amount is 107,400, 107,400. Now next one is commission paid. So commission paid is an expense, so all expenses is having debit balance, so commission paid will also be recorded at the debit side. Amount is 4,410, amount is 4,410. So commission will also be recorded at the debit side, and the amount will be 4,410. Next one is plant. The plant is a type of asset. Plant is a type of asset. The plant will also be recorded at the debit side, and the amount is, and the amount you have to record is 30,810, 30,810, 30,810, that is 30,810. वो आपका प्लांट हो गया। नेक्स्ट कैरेज। तो कैरेज इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सपेंस। कैरेज मीन्स आपको सामान यहाँ से उठा के वहां पहुंचाया गया, उसके लिए जो आपने भाड़ा दिया, माल भाड़ा दिया, उसे हम लोग कैरेज बोलते हैं। एंड द अमाउंट इज, कैरेज इज एन एक्सपेंस फॉर यू, एंड सो दिस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड 3370, 3370 at the debit side. Next one is rent received. Next one is rent received. So if you are receiving rent, if your business is receiving rent, then it is an income for the business. So it will be recorded at the credit side, because all incomes are having credit balance. So rent received will be recorded at the credit side, and the amount will be 1,290, and the amount will be 1,290. तो
So rent received will be recorded at the credit side. Next, insurance. Insurance is an expense for the business. So insurance will be having debit balance and the amount is 3180 and the amount is 3180. Insurance amount is 3180 and it will be recorded at the debit side. Next one is returns inward. Returns inward. The return inwards means sales return. As the sales is having as the sales is having credit balance, so it will be just reverse of sales return that will have a debit balance. So you have to record at the debit side 5970. Sales return amount will be recorded at the debit side, amount will be 5970. Next one is salaries. The salaries is an expense for you. Salary is an expense for you, so salary will be recorded at the debit side of trial balance and the amount is 19,640. 19,640. 19640. 19640. नेक्स्ट वन इज, अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड. Discount received is an income for your business, so all incomes are having credit balance, so it will be recorded at the credit side. Discount received amount will be rupees 360. Amount will be rupees 360. Next one is bills payable. The bills payable is a liability and all liabilities are having credit balance, so bills payable will be recorded at the credit side and the amount is 12,270. 12270. 12270. Next one is sundry creditors. Next one is sundry creditors. So sundry creditors is also a liability, so sundry creditors will be also recorded at the credit side and amount is 3110. 31,110. 31,110. Next one is returns outward. Returns outward means this is a type of purchase return. This is a type of purchase return. As the purchase is having debit balance, it will be just reverse of purchase. Then purchase return will have a credit balance. Purchase return will have a credit balance and the amount is 19,200 and the amount is 19,200 and the amount is 19,200. Next one is bank charges. The bank charges is an expense for you. So all expenses is having debit balance. So bank charges will also be recorded at the debit side and the amount will be rupees 3,000 and the amount will be rupees 3,000. Next is drawings. As you have already discussed, drawing is having debit balance, so it will also be recorded at the debit side and the amount will be 14,550. 14,550. 14,550. Next one is trade expenses. Trade expenses is a type of expense, so it will be recorded at the debit side and the amount will be 2970 and the amount is 2970. Next is cash. Cash is a type of asset, so it will also be recorded at the debit side and the amount is 2400. Next, bank. Bank is also a type of asset, so it will be recorded at the debit side and the amount is 15,780 and the amount is 15,780. 15780. 15780. Next is purchases. Purchases is a type of expense, so purchases will be recorded at the debit side. So purchases, in the particulars column you have to write purchases and at the debit side you have to write the amount of purchases, that is 96,480. 96480. That is 96480. Next is rates and taxes. So rates and taxes is an expense for the business, so all the expenses are having debit balance, so rates and taxes will also be recorded at the debit side and the amount will be 2520 and the amount will be 2520. Next is furniture. Furniture is a type of asset. Furniture is a type of asset, so
All the furnitures are having debit balance, so furniture will be recorded at the debit side. Furniture will be recorded at the debit side. Next and the last one is bills receivable. Bills receivable is also a type of asset. And all of the assets are having debit balance, so bill receivable will also be recorded at the debit side. And the amount is 4410. And the amount is 4410. So we have prepared a trial balance as on March 31, 1987, and both the debit and credit side should match, and both the debit and credit side should match, and the total amount of debit and credit side should be, अब कभी जोड़ेंगे तो वो मिलेगा 4,87,830, 4,87,830, 4,87,830। आपका डेबिट में भी वही अमाउंट होगा, क्रेडिट में भी वही अमाउंट होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस देखें। ठीक, उसी तरह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक योर प्रोग्रेस में, डिफाइन ट्रायल बैलेंस, तो यू कैन इजीली डिफाइन ट्रायल बैलेंस कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप उसको इजीली इसको डिफाइन कर सकते हैं। वो जो सेकंड क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है कि मेंशन अगेंस्ट ईच आइटम वेदर इट विल जनरली शो अ डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। आपको बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं, वो आपको बताना है कि डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी हम लोग बहुत सारे देखें, तो ये हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करके हम लोग ट्रायल बैलेंस ओवर कर लेंगे। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट क्वेश्चन दिया ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आंसर विल बी डेबिट बैलेंस, क्योंकि स्टॉक को हम लोग एसेट्स मानेंगे, ऑल द एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग स्टॉक आंसर विल बी डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स इज एन एक्सपेंस और लॉस फॉर द बिजनेस, सो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर हैविंग डेबिट बैलेंस, सो हम बैड डेब्ट को भी हम लोग डेबिट बैलेंस में शो करेंगे। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आर बोथ एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, सो ऑल एक्सपेंसेस आर हैविंग debit balance, so carriage inward and carriage outward will also be shown at the debit side. Next, returns inward, returns inward, that means sales return, so sales are having credit balance, so just reverse of that, so returns inward will have a debit balance, returns inward will have a debit balance. Next one is returns outward, the returns outwards means purchase return, so purchase is having debit balance and purchase return will be credit balance, just reverse of purchase, the purchase return will be your credit balance. Next one is loan from bank, loan from bank, so loan from bank, it is a liability for the business, so loan from bank will have a credit balance because all liabilities are having credit balance, so loan from bank will be a credit balance. Next drawings, we have already discussed drawings will have debit balance. Next goodwill, so goodwill is a type of asset, so goodwill will have a debit balance. Next bills payable, the bills payable is a type of liability and the all liabilities are having credit balance, so bills payable will be bills payable will have credit balance. Next one is cash at bank, cash at bank, so cash at bank is an asset for the business, so cash at bank will have a debit balance, cash at bank will have a debit balance. Next one is interest on loan, the interest on loan is an expense for the business, interest on loan is an expense for the business and all expenses and losses are having a debit balance, so interest on loan will have a debit balance. Next one is discount allowed. If you are allowing discount, then it is an expense or loss for your business. So all expenses and losses are having debit balance. So discount allowed will also be recorded at the debit side. Next one is freehold premises. Freehold premises. The freehold premises is a type of asset for the business, so it will be recorded at the debit side. So freehold premises will have a debit balance. Next one is insurance. Insurance. Insurance is an expense for the business, so it will be recorded at the debit side because all expenses and losses are having debit balance because all assets and liabilities are having debit balance.
नेक्स्ट वन इज सैलरीज पेबल। तो सैलरीज पेबल, अब यहां पे ये देखना होगा कि सैलरीज पेबल दैट मीन्स सिंपल, यदि यहाँ पे सैलरी दिया हुआ रहता तो हम लोग मानते हैं चलो ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है, उसका डेबिट बैलेंस करते हैं। लेकिन सैलरीज पेबल, पेबल मीन्स योर बिजनेस हैज नॉट पेड द सैलरीज येट, अभी तक आपने इसको पेमेंट किया नहीं है। पेबल है मीन्स इन फ्यूचर यू हैव टू पे दिस अमाउंट। तो जब भी फ्यूचर में जो भी वॉट एवर द अमाउंट और वॉट एवर द ऑब्लिगेशंस और डेब्ट व्हिच द बिजनेस हैज टू पे इन फ्यूचर इज कॉल्ड लायबिलिटी। सो सैलरीज पेबल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, so all liabilities are having credit balance, so it will be recorded at the credit side. So salaries payable will be recorded at the credit side. So this was the question number 2. As per your study material, mention against each item whether it will generally show a debit balance or credit balance. ये हम लोगों ने देखा और हम लोग ट्रायल बैलेंस मोर और लेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इन्हीं को यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो अपना स्टडी मटेरियल आप लोग यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डाउनलोड करेंगे और साले जितने इसमें सारे प्रॉब्लम्स है यू शुड ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, और जहां प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नहीं तो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू कवर 20 यूनिट्स। अब 20 यूनिट्स आपको मतलब थ्रू आउट द इंटायर सेमेस्टर यू हैव टू स्टडी। ऐसा नहीं कि मैं एग्जाम से पहले पढ़ाई करके आप कर पाएंगे, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। तो आपको हमेशा उसको अपना देखते रहना होगा, हमेशा उसको आपको पढ़ाई करते रहनी होगी, तभी आप पूरा पूरा कवर कर पाएंगे, नहीं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा ये। ठीक, तो ट्रायल बैलेंस में किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो आप यू आर फ्री टू आस्क। ट्रायल बैलेंस होता क्या है? ट्रायल बैलेंस में हम लोग देखे कि बहुत सारे जनरल रूल आपको बता दिया गया, किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जनरल ट्रायल बैलेंस इज बीइंग प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, एंड ट्रायल बैलेंस इज ओनली शोइंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रायल बैलेंस इज ओनली शोइंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो सिर्फ आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, आपका सारा बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं ये उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एरर्स आज हम लोग डिस्कस किए हैं जो कि ट्रायल बैलेंस उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ट्रायल बैलेंस उसे पकड़ नहीं पाएगा, अनडिस्क्लोज्ड है। जो कि क्योंकि मैंने आपको सिंपल सा एक टेक्निक बता दिया था कि डेबिट में सेम अमाउंट, क्रेडिट में सेम अमाउंट लिखें, ट्रायल बैलेंस कभी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली हो जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट में आपने यदि सेम अमाउंट लिखा है तो। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन ट्रायल बैलेंस बोल सकते हैं। हम लोग जनरल रूल कर लिए हैं, ये सब सारे कर चुके हैं, क्योंकि यदि ट्रायल बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन ट्रायल बैलेंस? नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर, क्योंकि आपका सिलेबस तो बहुत लेंदी है। बोलिए, एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? If anybody having any problem in any topic which I have already discussed, तो आपको यू कैन इजीली आस्क, मैं उसे फिर से बताने की कोशिश करूंगा। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? If anybody having any problem in trial balance, बैंक reconciliation statement, कैश बुक, जनरल एंट्री, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है आप फ्री हैं पूछने के लिए, यू आर फ्री टू आस्क। तो हम लोग अभी यूनिट 11 जो आपका था जो कि ट्रायल बैलेंस था वो हम लोग अभी कवर किए। नेक्स्ट है हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट बहुत सारे किए थे, तो आपका यूनिट 12 में दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट। और मेरा आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जिनके पास स्टडी मटेरियल है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो काइंडली उसे आप डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, मैंने सारे आपका इग्नू साइट पे जाके सारा डाउनलोड कर लिया। तो आप लोग भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आप यदि पढ़ के आएंगे तब आपको यदि कुछ डाउट होगा तो और मुझे अच्छा होगा वो बताने के लिए। ठीक है, और जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस बताया, ट्रायल बैलेंस एक दो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, तो यदि आप के पास होगा, यदि एक ही दो दिन में आप यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नहीं तो फिर आप बाद में करेंगे तो हो सकता है कि आप उसे भूल भी जाएं तब तक। ठीक,
तो यदि बुक है अच्छी बात है, नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लें और उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट्स। अब हम लोग फाइनल अकाउंट्स की तरफ चले तो हम लोग बार बार ये सीक्वेंस कहा जा रहा है कि फर्स्ट वन इज जनरल एंट्री, सेकेंड वन इज लेजर, थर्ड वन इज ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट वन इज फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट इज ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बिजनेस का है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो कोई कंपनी कोई बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाए, इफ यू आर सेइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक, कोई कंपनी का बोले तो और उसमें हम लोग कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उसमें आ सकता है। ठीक, सो बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट में आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम लोग बनाने का सीखेंगे और बहुत सारे इसमें एडजस्टमेंट हम लोग सीखेंगे। ना इसमें है तो हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट कर लिए हैं। एक बार हम लोग उसको एक बार आपका जो यूनिट 12 में दिया हुआ बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट, उसको एक बार हम लोग देखते हुए चलेंगे कि एक बार हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं उसको एकदम हल्का में उससे फिर से टच कर देना चाहूंगा, क्योंकि उसका बार बार यूज होगा इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आपको फाइनल अकाउंट व्हेन यू विल सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट, देन दीज कंसेप्ट जो है आपको आना चाहिए, इस तरह के कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट रिलेटेड टू फाइनल अकाउंट, एंड द फर्स्ट कंसेप्ट इज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट means going concern concept. So going concern concept states that a going concern concept assumes that the business would carry out its operations indefinitely. ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि going concern concept assumes that the business would carry out its activities indefinitely, that is for a fairly long period of time, and would not be liquidated in the foreseeable future. तो हम लोग ये जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि बिजनेस जो है आपका लंबे समय तक चलने वाला है और नजदीक कोई फोर्सेबल फ्यूचर में जो दिखने वाला फ्यूचर है उसमें ये बंद होने वाला भी नहीं है। तो ये था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सेकेंड वन वाज द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड मीन्स द टाइम span at the end of which the financial statement of a company of a business should be prepared। कितने समय के बाद वो आपका फाइनल अकाउंट बनना चाहिए, कितने समय के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए। तो जनरली इट इज प्रिपेयर आफ्टर 1 year, whether you are following calendar year, whether you are following financial year, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो 1 साल का होना चाहिए। इफ यू आर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर, देन योर अकाउंट विल स्टार्ट from 1st of January till 31st of December, and if you are following financial year, then 1st of April to 31st of March। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट 1 साल का वो होना चाहिए, 1 साल का वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनना चाहिए। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैचिंग कंसेप्ट में क्या आपका था कि टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, या प्रॉफिट आपने कितना कमाया है या लॉस आपका कितना हुआ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आपका क्या हुआ। ठीक, आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक, कि कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में आपका क्या प्रॉफिट अर्न किया है, क्या लॉस हुआ, उसके लिए क्या आपका फॉर्मूला क्या होगा कि यू हैव टू find out the difference between the revenues and expenses. So आपका जो expenses of a particular financial year will be matched with the revenue of that particular financial year। उस साल में उस particular financial year में क्या क्या आपका खर्च था, क्या क्या expenses था, उसको हम लोग मैच करेंगे उस particular financial year में क्या क्या आपका revenues था। ठीक, the excess of revenue over expenses will result in profit, and vice versa the excess of revenue over the excess of loss over revenue will result in loss। यदि आपका एक्सपेंस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो आपका लॉस हो गया, तो हो गया मैचिंग कंसेप्ट। ठीक, तो उस साल का एक्सपेंस को उस साल का रेवेन्यू से हम लोग मैच करेंगे कि सो दैट यू कैन फाइंड द ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न
और लॉस इनकर्ड। ठीक, नेक्स्ट वन है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो कंजर्वेटिव concept we have already discussed. Conservative concept, the conservative concept is based on the principle of playing safe. Conservative concept is based on the principle of playing safe. इसमें क्या रूल है? Revenue should be recorded in the books of account only when it is realized. Revenue को हम लोग books of account में रिकॉर्ड करेंगे only when it is realized, and all losses should be recorded even if there is a remote possibility. हल्का भी चांस लग रहा है कि ये लॉस हो सकता है, देन दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेवेन्यू के लिए अलग रूल है, लॉस के लिए अलग रूल है। रेवेन्यू के लिए क्या रूल है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज रियलाइज। जब रियलाइज हो जाए तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका एंट्री करेंगे। ये हो सकता है, इतना मेरा और सेल हो सकता है, ये उसके बेसिस पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक, जो हुआ एक्चुअल सेल वो आपको रिकॉर्ड करना है। लेकिन लॉस और एक्सपेंस के लिए उसका अलग रूल है कि इवन इफ देयर इज ए रिमोट पॉसिबिलिटी, इवन इफ देयर इज ए लेसर पॉसिबिलिटी, हल्का भी चांस लग रहा है कि लॉस हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, दैट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे एंट्री कर देना चाहिए। दैट इज योर कंजर्वेटिव कंसेप्ट। Now, next one is consistency concept. The consistency concept means whatever the accounting principles, accounting rules, accounting procedures are being followed by the company, are being followed by the business should be consistent over a period of time. That means जो भी आप रूल, जो भी रेगुलेशन, जो भी मेथड अकाउंटिंग का यूज कर रहे हैं उसको आप लंबे समय तक यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा हर एक साल उसे आप चेंज करेंगे। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ठीक, तो वॉट एवर द मेथड, वॉट एवर द प्रिंसिपल्स, वॉट एवर द रूल्स, वॉट एवर द रेगुलेशन द बिजनेस इज बीइंग एडॉप्टेड, जो बिजनेस एडॉप्ट किया है, दैट शुड बी कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो आपको लंबे समय तक उसको यूज करना चाहिए, वो हमेशा उसको चेंज नहीं करते रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर मीन्स कि various users of financial statement depends upon the financial statement for taking various decisions, or for taking various decisions the financial statement are the only means of communication for the users of the financial statement. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या है, तो बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बहुत तरह का डिसीजन लेंगे। तो वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन होंगे? लेंडर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं। वो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के वो बहुत सारे डिसीजन लेंगे कि इनको और क्रेडिट में देना चाहिए कि नहीं, इनको लोन देना चाहिए कि नहीं, इनसे मुझे ट्रांजेक्शन करना चाहिए कि नहीं, वो सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के वो डिसीजन लेंगे। तो इसीलिए जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है शुड बी फुल, शुड बी फेयर, शुड बी एडिक्वेट इन डिस्क्लोजिंग ऑल द फैक्ट्स। इसीलिए क्या है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारे के सारे चीज उसमें शो होना चाहिए, उसमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, जो एक्चुअल है वो आपको दिखाना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ही बहुत को डिसीजन लेना है, बहुत को यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिसीजन लेना है। तो आप यदि गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो उनका डिसीजन गलत हो सकता है। तो इसीलिए आपको जो है फुल डिस्क्लोज करना चाहिए, दैट इज नोन एज फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग ये कंसेप्ट फिर हम लोग, क्योंकि फाइनल अकाउंट से पहले ये कंसेप्ट यूज होगा इसीलिए हम लोग ये कंसेप्ट में आए। नेक्स्ट वन है हम लोग, और उसके नीचे दिया हुआ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग एक बार कर भी चुके हैं, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या था? अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और व्हेन कैश इज पेड। तो अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। ये हमेशा एग्जाम में भी आ सकता है कि ये कैश बेसिस है तो अगला क्या है, तो अगला क्या हो गया? अक्रूवल बेसिस।
तो व्हाट आर द टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? तो देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस में क्या है? अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड कैश इज पेड। अंडर कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री करेंगे जब कैश मिलता है या कैश आप रिसीव करते हैं और कैश का पेमेंट करते हैं, ठीक। अदरवाइज नो एंट्री विल बी मेड। बट अनदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अंडर अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन अक्रूअल बेसिस, और दैट मीन्स when the transaction takes place। जो ही वो ट्रांजेक्शन हुआ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में यदि आप एंट्री कर रहे हैं, दैट इज योर अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो दिस वाज योर यूनिट 12। इसमें आपको मैंने वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट था और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग था, तो वो है। इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चंस है कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, अब बैलेंस शीट क्या है। ठीक, तो ये हो गया आपका यूनिट 12 मोर और लेस हम लोग किए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो यूनिट 12 हुआ। नाउ यूनिट 13 इज कैपिटल एंड रेवेन्यू। यूनिट 13 आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार मैं सिर्फ वो करूंगा और इसमें एक दो और टॉपिक है वो मैं सिर्फ कवर कर देना चाहूंगा, ठीक। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं इन शॉर्ट फिर से एक और उसको मैं ये कर दे रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, सिर्फ एक लाइन डिफिनेशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर, पहले हम लोग कर चुके हैं कि यदि आप एसेट्स खरीदने के लिए जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर यूज इन द बिजनेस। आप फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जो भी आपने खर्च कर रहे हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि हर एक महीना आपको एसेट्स खरीदना, हर एक मंथ आपको फर्नीचर खरीदे। एक बार फर्नीचर खरीदा तो वो आपका उसका लाइफ है 10 ईयर्स था, देन आफ्टर 10 ईयर्स विल हैव टू अगेन परचेज द फर्नीचर। 10 साल बाद फिर से आपको खरीदने की जरूरत पड़ेगा, इस बीच में आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, इसीलिए बोला जा रहा है इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। Now, revenue expenditure. The revenue expenditure are those expenditure which are incurred for performing day-to-day normal operating activities of the business. आपका बिजनेस का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसको फंक्शन करने के लिए, उसको काम करने के लिए, वो काम करने के लिए आपका जो भी खर्च है दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज यदि मैं दोनों का यदि एग्जाम्पल लूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का वेरियस एग्जांपल हो सकता है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मोटर वैन विल बी द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी जस्ट बोला गया जो कि आपका डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मीट करने के लिए जो भी आपका एक्सपेंडिचर है दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल्स विल बी सैलरीज, एग्जांपल विल बी वेजेज, एग्जांपल विल बी रेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा और योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम लोग एक दो नया है वो हम लोग एक बार देख लें। नेक्स्ट टर्म इज, और उसको अच्छे से कर लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एग्जांपल आ सकता है कि ये कौन एक्सपेंडिचर है, ठीक। तो सैलरी, वेजेज, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिप्रिसिएशन, ये सारे जो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एसेट्स जो भी ये परचेज किए, फर्नीचर किए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, जो भी आपका लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे, ठीक है, मोटर कार खरीदे, जो भी आपको एसेट्स है, एसेट्स यदि आपने खरीदने के लिए जो खर्च किया वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फिर आगे जिस तरह मैंने कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर, वो हमेशा होगा। सैलरी, हर एक मंथ सैलरी देना है, वेजेज हर एक मंथ वेजेज पे करना है, ठीक है, ये आप वीकली दे रहे थे, हर एक वीक आपको वेजेज पे करना है, ठीक। रेंट हर एक मंथ रेंट पे करना है, तो वो सब आपका रिकरिंग इन नेचर है। तो दिस वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ना कुछ और टर्म्स है वो हम लोग देख लें। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड
DEFERRED, DEFERRED, deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure, इसका डिफिनेशन एक कर लेंगे, इसको फिर मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि deferred revenue expenditure are those expenditure, deferred revenue expenditure are the expenditure for which payment has been made, for which payment has been made or liabilities has been incurred. फिर से देखेंगे, deferred revenue expenditure, deferred revenue expenditure are the expenditure या are those expenditure for which payment has been made, आपने उसका ऑलरेडी उसका पेमेंट कर दिए, और liabilities has been incurred, that means आपने उस वो यूज तो कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया, दैट मीन्स लाइबिलिटी हैज बीन इनकर्ड। आगे बोल रहा है बट विच इज कैरिड फॉरवर्ड, लेकिन बोला जा रहा है कि ये कैरिड फॉरवर्ड हम लोग कर रहे हैं ऑन द प्रिजम्पशन दैट, ये मानते हुए कि इट विल बी ऑफ बेनिफिट ओवर सब्सिक्वेंट पीरियड और पीरियड्स। पहले डिफिनेशन तो हुआ, इसका मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा क्या रूल बोल रहा है मैचिंग कंसेप्ट, जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल रिकॉर्ड कीजिए, वेदर इट हैज बीन पेड और नॉट। मैचिंग कंसेप्ट हम लोग देखें, जिस साल का रेवेन्यू उसी साल रिकॉर्ड किए, वेदर रिसीव्ड और नॉट, ठीक, सो दैट कि आपका ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जो है यू कैन एसर्टेन, आप सही प्रॉफिट और लॉस की आप तभी आपकी जानकारी होगी, जिस साल का उसी साल रिकॉर्ड करें, ठीक। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा है। अभी देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड, कभी भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो एट द वेरी बिगिनिंग हैवी एडवर्टीजमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। उस समय जो है बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी को उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, ठीक। तो अब मान लीजिए अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया बाय अ पर्टिकुलर कंपनी एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपका एक्सपेंडिचर जो है अभी उसी समय 10 लाख रुपीज का आपका एडवर्टीजमेंट में खर्च हुआ, ठीक। आपको 10 लाख रुपीज आपका एडवर्टीजमेंट में आपका खर्च किया गया, ओके। तो अच्छा मान लीजिए बहुत एडवर्टीजमेंट दिया, बहुत पूरा न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टेलीविजन में, जब टेलीविजन खोले वही एडवर्टीजमेंट, वही एडवर्टीजमेंट, वही एडवर्टीजमेंट, मतलब एकदम हैवी एडवर्टीजमेंट आपने किया, आपके बिजनेस ने किया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट इस ढंग के हैं जो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं। कुरकुरे टेढ़े पर मेरे हैं, सारा हम लोग को स्लोगन याद हो गया है। सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं। तो सोचिए कि माइंड सेट हो गया। आजकल बच्चे बच्चे के मुंह पे, उनके टंग पे वो बहरिए रहते हैं कि मुझे वो घर से ही वो एडवर्टीजमेंट देखिए उन पूरा माइंड मेकअप करके जाते हैं, मुझे ये परचेज करना है, मुझे फ्रूटी लेना है, कि मुझे कुरकुरे लेना है, कि मुझे लेज लेना है। सो ये क्यों है, ये उनका एडवर्टीजमेंट इतना ज्यादा किया गया कि आपके पूरा माइंड में वो सेट हो गया। तो एट द वेरी बिगिनिंग जब आपका प्रोडक्ट, व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड, एट द वेरी बिगिनिंग हैवी एडवर्टीजमेंट इज बीइंग डन। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट बिगिनिंग में किया जाता है, ठीक। तो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया गया, ठीक, और पूरा सारे को जान गए उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप जान पाएंगे। उनका यदि सेल इंक्रीज हुआ देन यू कैन से दैट देयर इज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, ठीक। अच्छा अब सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, मान लीजिए मुझे बोला गया, या कुरकुरे टेढ़े हैं पर मेरे हैं, ठीक। अब ये सब एडवर्टीजमेंट है। अब मुझे कभी भी चिप्स लेना है तो मुझे तो लेज ही दिख, ठीक है, लेज दिखता है, या कभी भी कुछ चटपटा खाना है तो कुरकुरे दिखता है, कभी मुझे डिटर्जेंट पाउडर चाहिए तो सर्फ एक्सेल दिखता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि मैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो 10 लाख रुपया खर्च किया, हैवी एडवर्टीजमेंट किया, उसका सारा का सारा बेनिफिट आपको इसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में मिला। उसका आपको लग रहा है कि अभी मैंने हैवी एडवर्टीजमेंट किया, उसका बेनिफिट जो अगले 10 सालों तक मिलेगा। सारे को इतना एडवर्टीजमेंट किया कि सारे को ये प्रोडक्ट के बारे में जान गए, इसका बेनिफिट मुझे अगले 10 ईयर्स में मिलेगा। तो
आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि बोल रहा है इस साल का जो है वही इस साल आपको एक्सपेंस में आपको शो करना चाहिए इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो मुझे लग रहा है कि इसका बेनिफिट 10 सालों तक मिलेगा। सो मैं करूंगा क्या, advertisement का total expenditure is 10 lakh rupees, and that 10 lakh rupees will be divided by 10, and every year 1 lakh rupees will be shown in the profit and loss account। ठीक, हर एक साल 1 लाख मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूंगा, और आफ्टर 10 इयर्स वो जो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज द एडवर्टीजमेंट। तो ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोग देखें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, पेमेंट हैज बीन मेड, पेमेंट कर लिए हैं, ठीक। और वो जो एडवर्टीजमेंट जो रिमेनिंग है, मान लीजिए कि 10 लाख रुपीज है, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख उसे शो करें, एंड द रिमेनिंग 9 लाख विल बी शोन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। 9 लाख रुपए आपका बैलेंस शीट एसेट साइड में होगा, फिर अगला साल फिर 1 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, उधर बैलेंस शीट में 8 लाख रुपया हो जाएगा, 8 लाख रुपीज आपका बैलेंस शीट में शो होगा। सो इस तरह से आपका नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक। इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स खर्च अभी आपने किया, लेकिन उसका बेनिफिट जो आगे लंबे सालों तक आपको मिलेगा, उस तरह का यदि आपने कोई खर्च किया उसे हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। तो एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है। अभी आपने एडवर्टीजमेंट पे हैवी एडवर्टीजमेंट किया, उसका बेनिफिट अगले आपके 8, 10, 5 सालों में मिलेगा। तो उसको हम लोग क्या है, जिस साल जितना इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन, कितना सालों तक इसका बेनिफिट मिल सकता है तो मिलेगा, ठीक। तो जितना आप एज्यूम कर रहे हैं अकॉर्डिंगली that total amount will be divided by the number of years of benefit that will be received by the business, उसे हम लोग डिवाइड करेंगे और उसको हम लोग हर एक साल उतना उतना दिखाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 लाख रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्च किया गया, एडवर्टीजमेंट जो है 10 लाख रुपीज खर्च किया गया, और इट इज बीइंग एज्यूम्ड दैट आपको इसका बेनिफिट अगले 10 सालों तक मिलेगा। तो हर एक साल आप यू हैव टू शो 1 लाख इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 लाख रुपया आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है, ठीक। इसे हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। बस अब हल्का, अब बहुत ज्यादा नहीं है, तो आज हम लोग कम से कम यूनिट 13 कर लें। कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट बोल रहा है कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट which does not arise from the normal operating activities of the business. Capital profits are those profits which does not arise from the normal operating activities of the business. Capital profit वैसा profit है जो कि आपका normal operating activities of the business से arise नहीं हो रहा है। तो capital profit consist of the capital profits का यदि एग्जाम्पल बोले, capital profit consist of first प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो इट इज नॉट योर रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। तो कोई भी प्रॉफिट जो है आप अर्न कर रहे हैं नॉट फ्रॉम योर नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट विल बी योर कैपिटल प्रॉफिट, ओके। तो द एग्जांपल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, profit on reissue of forfeited shares. Next, premium on issue of shares and debentures are examples of your capital profit, are examples of your capital profit. Next, revenue profits. The revenue profits are the profits which arises from the normal operating activities of the business. रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वैसे प्रॉफिट हैं जो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस में एराइज होते हैं। तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर द प्रॉफिट्स व्हिच अराइजेज फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स is your revenue profit। नेक्स्ट वन है, अब 2 टॉपिक और है वो हम लोग आज कवर कर लें, कैपिटल रिसीव्ड्स एंड रेवेन्यू रिसीव्ड्स। कैपिटल रिसीव्ड्स एंड रेवेन्यू रिसीव्ड्स, तो बोल रहा है कैपिटल रिसीव्ड्स आर द रिसीव्ड्स व्हिच डू नॉट
arises in the, फिर वही है, कैपिटल रिसिप्ट कोई सा रिसिप्ट है which does not arises from the normal operating activities, normal course of business activities, जो normal course of business activities से आपके arise नहीं हो रहा है, normal course of business activities से आपको वो रिसिप्ट नहीं है। तो कैपिटल रिसिप्ट का यदि एग्जांपल बोले, गिव वन एग्जांपल या गिव एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, तो कैपिटल रिसिप्ट कंप्राइजेज, कैपिटल रिसिप्ट में शामिल है, फर्स्ट वन इज capital contributed by the proprietor, capital contributed by the proprietor, partners or shareholder. तो these are examples of capital receipt. तो capital receipt का example हो गया capital contributed by the proprietor, capital contributed by the proprietor, partners or shareholders. Next example of capital receipt is any sum received from debenture holder. Any sum received from debenture holder. So by issue of debentures, we can also raise capital. So any sum received from debenture holder is also an example of capital receipt. Next one is loans. If you have taken loan from the bank, it is also type of your capital receipt for your business. Next, any process of sale of fixed assets. अपने whatever the amount you get through sale of fixed assets will part of your capital receipt. Suppose my business has sold furniture worth rupees 50,000, then that will be a capital receipt for the business. That will be a capital receipt for the business. Next one is revenue receipts. Next one is revenue receipts. So the revenue receipts are the receipts which arises from the normal operating activities of the business. Revenue receipts are the receipts which arises from the normal operating activities of the business. तो रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे रिसिप्ट को बोलेंगे, जो कि आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो नॉर्मल बिजनेस का काम करते हुए आपको कुछ रिसिप्ट मिला, आपको कुछ पेमेंट मिला। फॉर एग्जांपल कैश फ्रॉम सेल्स, आपने गुड्स बेचा, उससे जो भी कैश आपने रिसीव किया, जो भी अमाउंट रिसीव किया, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीव। नेक्स्ट एग्जांपल में भी रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं रेवेन्यू रिसीव्ड्स के। तो ये हम लोगों ने देखा कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू से रिलेटेड आपने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू प्रॉफिट, ये हम लोग ये सब सारे आज डिस्कस किए। तो इन्हीं को समझने में कोई भी पॉइंट यदि प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। Anybody having any problem? हेलो, यदि कोई एग्जांपल में प्रॉब्लम हो, कोई डिफिनेशन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इफ देयर इज प्रॉब्लम इन एनी डिफिनेशन, एनी एग्जांपल, यू आर फ्री टू आस्क। हेलो, हेलो, okay then today session is over, we'll meet tomorrow at 10 am। अच्छा, जो हम लोग डिस्कस कर चुके द टॉपिक, या हेलो, द टॉपिक which we have already discussed, यदि उससे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे, ठीक है। तो टुमारो वी विल मीट एट 10 am, ओके। ओके देन, थैंक यू। Okay, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू।